वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम एपिलेप्सी पे बात करेंगे। एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिर्गी के मर्ज की आगाही का दिन मनाया जाता है फरवरी में। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 1% अफराद इस मर्ज से मुतासर हैं। माहिरीन के मुताबिक बच्चों और बुज़ुर्गों में इस मर्ज की परसेंटेज जो है वो नौजवानों की निस्बत ज़्यादा है। इस मर्ज के मुताबिक माशरे में कई किस्म के टाइप्स को जो है स्टिग्माइज़ किया हुआ है, जिसका हकीकत से वाकई कोई ताल्लुक़ नहीं। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो हम सोचते हैं कि मिर्गी में ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये एक्सपर्ट्स हमें बता सकते हैं कि कितनी इसमें सच्चाई है, क्या हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, या हमें मिर्गी की सिम्टम्स क्या हैं हमें पता चले तो हमने कब डॉक्टर से रुजू करना है, कब मिलना है। हम घरों में बैठ के बहुत से ऐसे मिथ्स कर रहे होते हैं, घरेलू टोटके कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। फरवरी इज़ द मंथ जिसमें मिर्गी के दिन को मनाया जाता है। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे इसके बारे में। हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस। अच्छा जी, और आपको सबसे पहले मैं मिलवाती चलूँ, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट एट आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू फॉर कमिंग एंड इट्स प्लेजर टू बी सी यू एंड मीट यू हेयर। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर प्रेमचंद, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट प्रोफेसर एट आगा खान यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब। क्योंकि एपिलेप्सी जो है वो 1% पाई जाती है, और अभी जैसे मैंने कहा कि बहुत से जो हैं मिथ्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा एपिलेप्सी को आप एक्सप्लेन कर दें। देखें, एपिलेप्सी की बाय डेफिनेशन जो कि अगर कहें कि 2 या 2 से ज़्यादा सीजर्स होते हैं 24 आवर्स अपार्ट, तो जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। आम अल्फाज में जो कि इसको मिर्गी की बीमारी या झटकों की बीमारी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को तो एक झटकों की बीमारी, मिर्गी तो नहीं है ये, ठीक है। सो आई मीन इट्स द सेम थिंग, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये कि टर्मिनोलॉजी का। अभी एपिलेप्सी होती क्यों है, एपिलेप्सी की वजह क्या होती है, एपिलेप्सी के होने का रीज़न क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि अंडरस्टैंड करना। पहली बात ये कि जैसे कंप्यूटर है वो भी एक तरह से एक तारों का एक नेटवर्क ही बना हुआ है, ठीक है जी। जब ये कि स्विच ऑन करते हो तो पूरा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, मॉनिटर आपका ऑन हो जाता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है क्या होता है, अचानक से स्पार्किंग हो गई, आपका कंप्यूटर जो कि जल जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली द सेम जो कि ब्रेन में भी इस तरीके से एक वायरों और तारों का जो कि नेटवर्क है, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इसकी वजह से जो कि बच्चों में या बड़ों में जो कि फिट्स आने के अलामत नज़र आते हैं, जिसके अलामत मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी में पूरे जिस्म पे झटके लगना, बेहोशी के दौरे होना, ज़बान दांतों के बीच में आ जाना, तो ये उसके अलामत होते हैं। पर डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मैंने बात की कि बच्चों में और बुज़ुर्गों में ज़्यादा पाई जाती है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये मिर्गी जो है, जैसे डॉक्टर प्रेम ने अभी बताया कि ये एक बरकी तवानाई, जो जहन दिमाग के अंदर बरकी तवानाई है, उसमें एक शॉर्ट सर्किट या एक इलेक्ट्रिक सर्ज का होता है। तो बच्चों में ज़्यादा इसलिए पाई जाती है कि उनकी जब बनावटी साख्त होती है, या हमारे यहाँ इन पाकिस्तान हमने एक सर्वे किया था और उससे हमने ये देखा कि पाकिस्तान में और मुल्कों से ज़्यादा बच्चों में मिर्गी की शरह इसलिए है कि इनके पैदाइश के दौरान इन्फेक्शंस बहुत हो जाते हैं, विच आर रिवर्सिबल इन्फेक्शंस को ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मदर केयर जो है ना, वो उनको इतनी अच्छी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं मिलती, जिसकी वजह से बच्चों में ख़राब किस्म की भी मिर्गी जो है ली जाती जी बिल्कुल, और उनको इन्फेक्शंस मलेरिया, टाइफॉइड, ये चीज़ें हमारे यहाँ, मीज़ल्स वगैरह, ये हमारे यहाँ बहुत है। तो इसलिए ये जो बच्चों में वैसे आमतौर पे ज़्यादा होती है, लेकिन फिर बच्चों में हमारे यहाँ ज़्यादा इस वजह से है कि ये इन्फेक्शन ज़्यादा है, जो कि रिवर्सिबल कॉज है। इन चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर सकें, हम केयर अच्छी दें मदर को, प्रेग्नेंट मदर को, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी शरह कम हो सकती है। दूसरी वजह जो है बच्चों में ज़्यादा होने की, ये कि बच्चों में कुछ ख़ास एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जो फेमिलियल होती हैं, जो बेनाइन होती हैं, और वो प्यूबर्टी होने तक वो ठीक हो जाती हैं। फिर बच्चों में तेज़ बुखार होता है,
उसके साथ झटके आ जाते हैं, तो उनको हम एपिलेप्सी भी नहीं कहते, क्योंकि वो सिर्फ बुखार के साथ ही होता है, और जैसे ब्रेन मैच्योर हो जाता है तो तेज़ बुखार से झटके ख़त्म हो जाते हैं, उनको खाली फिट्स कहते हैं। ठीक है। फिर बूढ़े कहते हैं ना, बच्चा बूढ़ा बराबर वाली चीज़। बिल्कुल जी। तो कुछ तो ये एपिलेप्सीज हैं जो कंटिन्यू करती हैं इनटू एडल्टहुड एंड होल लाइफ चलती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर फौजिया की बात को, कि एक जो होता है कि बच्चा जैसे कि पैदाइश के फ़ौरन बाद नहीं रोया, ब्रेन पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची, एक तो ये कि उस दौरान के अलामत, और ये कि फ्री है कि कभी कभार झटके जो कि उस दौरान नहीं आते, मे भी कि कुछ टाइम के बाद आते हैं। दूसरा है कि स्पेशली जो न्यूबॉर्न होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये कि स्लीप के दौरान भी हल्का सा पाँव हिल गया, हाथ हिल गया, तो ये वाले भी कि झटके नहीं, वो बेनाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे डॉक्टर फौजिया ने कहा कि कुछ बेनाइन एक्टिविटीज़ हैं जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं, वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके टेस्ट कौन से हैं? जैसे अगर हमने टेस्ट कराना है, सिम्टम्स क्या होना शुरू होते हैं बच्चे में अगर हम देखें? देखिए बच्चों में ये कि फिट्स के जो कि अगर ये कि न्यूबॉर्न से अगर आप स्टार्ट करें तो उस पर ये कि हल्के से ये कि जैक्स होना शुरू हो जाए, अच्छा। या तो स्टेयरिंग एपिसोड होना शुरू हो जाए। समटाइम ये होता है कि साइकिलिंग या पेडलिंग जो कि वो मूवमेंट आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अचानक से एक बच्चे की ये कि अगर ये कि सांस रुक जाए, हार्ट भी रुक जाए, तो वो भी एक ये कि छोटे बच्चों में न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूँ। अब ये कि उसके बाद ये कि जो बड़े बच्चों में वो इस तरीके से कि अचानक से जैसे बच्चा चौंक गया, जिस्म कड़क हो गया, बेहोश हो गया, अचानक से खड़े खड़े बेहोश हो गया, अच्छा। या कोई एक जिस्म पे पूरे पे झटके आना शुरू हो गए, तो ये अलामत। अच्छा, इसके लिए टेस्ट कौन सा? टेस्ट एक ये कि दिमाग की पट्टी, जिसको हम ये कि EEG टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, एक टेस्ट होता है जो कि आपको एपिलेप्सी के, मगर ये कि इसके साथ साथ कुछ और ब्लड की भी टेस्ट होती हैं जिससे आप ये कि बीमारी के शिद्दत का पता चलता है। ठीक है जी डॉक्टर। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करी थी, डॉक्टर प्रेम ने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना, तो जो बात कहने की है वो ये है कि हर झटका जो है वो एपिलेप्सी नहीं होती। Exactly. और हर एपिलेप्सी में झटके नहीं होते। अच्छा। कुछ में, जैसे डॉक्टर प्रेम ने अभी बताया ना, कि सिर्फ स्टेयरिंग होती है, यानी बच्चा, और स्कूल से शिकायत क्या आती है कि ये ध्यान नहीं दे रहा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं ऊपर देखने लग जाता है, और बेचारे को कभी पनिश भी करे होते हैं। तो टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है, और पेरेंट्स के लिए भी, कि पहचाने इस चीज़ को। खाली अगर स्टेयरिंग स्पेल्स हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो जाना, तो ये भी जो है एक एपिलेप्सी स्पेस्ड आउट हो जाना, एंड इट इज एग्जैक्टली, एंड इट इज कंप्लीटली ट्रीटेबल। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, इस बीमारी से मुताल्लिक लोगों की गलत तासुर क्या पाया जाता है? इस बीमारी में सबसे बड़ा तासुर जो है, और ये सिर्फ ये नहीं, जब हम इंग्लिश में भी वर्ड एपिलेप्सी कहते हैं तो ये ग्रीक वर्ड एपिलेम्बैनियम से आया है। ठीक है। एंड एपिलेम्बैनियम मीन्स कि टू बी पोजेस्ड ऑन, यानी आपके ऊपर एक जिन या भूत का साया आ गया है। तो ये ग्रीक वर्ड से है। टाइम इमेमोरियल से कॉन्सेप्ट ये था कि ये डिमोनिक पोजेशन है या ये ऊपर से। तो ये हमारे माशरे में अब भी बहुत है, और ये नहीं, वेस्टर्न माशरे में भी है। और वो ये होता है कि कोई ऊपरी असर हो गया है, कोई जादू हो गई, कोई वूडू हो गया। वूडू वहाँ पे साउथ अमेरिका वगैरह में बहुत कॉमन है कि वो पुतले बना के, और उसमें तो वो कहते हैं कि ये झटका आ गया, ये हुआ ना, तो ये वूडू हो रहा है हमारे साथ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो आमिलों के पास चले जाते हैं, एक्सोर्सिज्म के मैं यही चले तो जाते ये हैं। बात ही तो कह रही हूँ कि तो डॉक्टर एक तो हमें ये पता ही नहीं है, हम गुमराह हैं कि हमें हो रहा है। इसके अलावा इसकी एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, जी, ये छूत की बीमारी नहीं है, अल्लाह माफ़ ये एक से दूसरे से नहीं Contagious लगेगी, नहीं है, कंटेजियस नहीं है। दिस इज बहुत ज़्यादा वो होता है, आइसोलेट कर देते हैं, चेन कर देते हैं। दे आर नॉट डेंजरस पीपल, दे आर परफेक्टली नॉर्मल। जब भी अभी आपने EEG की बात की ना, तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि EEG नॉर्मल है, बट EEG इन बिटवीन द अटैक्स वुड बी नॉर्मल अगर ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ हुआ। इट इज़ अ गुड साइन। दैट डजंट मीन कि आपको एपिलेप्सी नहीं है या आपको एपिलेप्सी है, बट इट गोज टू शो कि इन बिटवीन द अटैक्स आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। सही। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। February इज़ द मंथ जिसमें एपिलेप्सी का डे मनाया जाता है, और ये बीमारी 1% है, लेकिन फिर भी जैसे डॉक्टर्स ने कहा कि हम मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उनको क्लियर करने के लिए आज हम इस पे बात करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी पे, जिसे मिर्गी कहा जाता है, और उसका February में दिन मनाया जाता है। डॉक्टर प्रेमचंद हमारे साथ हैं, डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि
कई बार वालिदैन पर इस परेशानी में कि हम टेस्ट करवाएंगे और नहीं आया टेस्ट, तो फिर क्या अगर पता ना चले कि जी मिर्गी थी? देखो, अभी के टेस्ट करवाना, एपिलेप्सी इज़ ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, क्लिनिकल का मतलब ये कि आपको जो नज़र आएगा वही आप ये कि उसी के बेसिस पे डायग्नोस करते हो। ठीक है जी। अभी ये टेस्ट होता है कि आपकी बीमारी को एक कंफर्म करने के लिए। ठीक है जी। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस दौरान टेस्ट करवाया उस पर एक रिपोर्ट में सब चीज़ें आ जाएं। ईजी जो दिमाग की पट्टी जिसको हम कहते हैं, 30 to 50% ऑफ द केसेस में पहली जब ईजी करवाते हैं नॉर्मल आ सकती है। नॉर्मल ईजी आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि वो नॉर्मल क्यों आती है? इसलिए आती है कि जिस दौरान आपने ईजी की है उस दौरान हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये शॉर्ट सर्किट ज़रूरी नहीं कि 24/7 ही हो। बिल्कुल जी। जिस दौरान आपने ईजी की है उस दौरान हो सकता है नॉर्मल हो। दूसरी इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है, MRI ब्रेन होती है, आप कैल्शियम देखते हो, आप एक CT स्कैन जो कि वो आपको एक मॉडलिटी ऑफ नहीं है एपिलेप्सी को डायग्नोज करने के लिए। MRI इज द बेस्ट मॉडलिटी। उससे आप एक देखते हो कि कोई ब्रेन का हिस्सा कोई डैमेज तो नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन का हिस्सा जो कि वो तो नहीं सुकर तो नहीं गया है, या कभी कभार ये होता है कि कुदरती तौर पे ब्रेन की बनावट में इशू होता है। अगर ये कि कुदरती तौर पे ब्रेन की बनावट में इशू है तो उसको आप ये कि ब्रेन को नया नहीं बना सकते। ठीक है, वहाँ से स्पार्किंग आने के चांसेस ये कि ज़्यादा होते हैं। तो वो कभी कभार ये कि आपके जो टेस्ट जब EEG टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आ सकती है। और इवन 70% ऑफ द केसेस में आपकी तमाम इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आ सकती है इन केस ऑफ एपिलेप्सी। 60 to 70% ऑफ द केसेस में। अभी के न्यू जो कि एरा एक आया तो कि जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं कि जिन पेशेंट्स को 70% उन पेशेंट्स की जिनकी एपिलेप्सी है मगर टेस्ट में कुछ नहीं आता है, तो फिर ये कि आप उस पर जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक एपिलेप्सी टेस्ट होता है। मोर देन 200 एपिलेप्सी जीन्स आर बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड। हमारे भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी हमने ये कि वो जेनेटिक एपिलेप्सी की टेस्ट पे डायग्नोज किया है। फिर उसकी ये कि कुछ एपिलेप्सी जो जेनेटिक होती हैं उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो कि अगर ये कि डायग्नोज हो जाता है तो। ठीक है। मैं आपको यहाँ एक बताती हुई चलूँ कि आज अगर हम एपिलेप्सी पे बात करें, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। जेनिक्स फार्मा की तरफ से हम ये सेगमेंट कर रहे हैं और आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि ये जो बीमारियां हैं सर ये इग्नोर ही हो जाती हैं, ज़्यादातर नहीं लोगों को पता चलता, और इतने अच्छे से अगर एक्सप्लेन हो रही हैं। और अगर कोई किसी के घर में ऑलरेडी ये चीज़ से आप गुजर रहे हैं तो इमीडिएटली आप टेस्ट करवाएं। लेकिन वही बात है मैम, अगर टेस्ट में नहीं आ रहा तो फिर तो बंदा गुमराह ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन द थिंग इज़ अगेन कि जैसे डॉक्टर प्रेम ने अभी कहा एग्जैक्टली कि इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। देखिए, यू हैव टू सी अ डॉक्टर को और आप हिस्ट्री बताएं। आप देखें हिस्ट्री अक्सर पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चा है, माँ बाप के हाथ पैर जो है ना वो बिल्कुल ख़ता हो जाते हैं और वो आसान ख़ता हो जाते हैं उनके, और वो बिल्कुल वो कहते हैं हमें नहीं पता, बस झटके हो रहे थे या हाँ जी, यू नो दे कांट एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है। तो अब आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम कहते हैं कि आप वीडियो बना लें। अच्छा। एक पैनिक कर ले तो दूसरा काम हो के एक वीडियो बना ले कि क्या कर रहे हैं, टू एक्सप्लेन। देखें, लुक इट इज़ लाइक अ शॉर्ट सर्किट ना, दिमाग के जिस भी हिस्से में शॉर्ट सर्किट हो, फर्ज करें कि उसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो उसका हाथ यूँ करेगा। अगर वो हमें बता सकेंगे कि क्या कर रहा है, उसका चेहरा यूँ जा रहा है, ये कर रहा है, वट एवर ही इज डूइंग, हाउ इट स्टार्टेड, वो वी कैन टेल कि कहाँ से हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एपिलेप्सी जी, या फिर खुद एक्सप्लेन कर सके, इतने काम रह सके। फिर पेशेंट्स खुद भी बता सकते हैं कि हमें कोई फीलिंग आती है उससे पहले, तो वो हमें गाइड करता है हाउ टू ट्रीट देम। तो दे हैव टू सी अ डॉक्टर, खुद जाके टेस्ट नहीं करा। डॉक्टर की क्योंकि हम बात करें और इलाज की बात करें, बहुत से फीसद 70% लोग हैं जिनको मैसर ही नहीं है इलाज। अच्छा, मैसर नहीं कहना चाहिए, हम तो माइल बकरम में कोई साहिल ही नहीं। हाँ। लोग आते नहीं हैं डॉक्टर्स के पास। बहुत सारे लोग बाबा फकीरों पे चले जाएंगे हमारे कंसेप्शंस की वजह से वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो बहुत बाद में आते हैं, पहले उधर जाते हैं, फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिर जाके जब कहीं नहीं होता। अब जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज होती हैं बहुत सारी, उनके ऑराज होते हैं, वो मैदे में गैस टाइप चढ़ती है ऊपर, राइट, इस तरह की एक राइजिंग सेंसेशन होती है। वो तो पूरा गैस्ट्रो का वर्कअप करा के लाखों का आते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये कुछ मिथ्स हैं
कि जूता से हमने तो हमेशा से कनेक्ट किया है, अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो उसको जूता सिखा दो। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं कहीं बाहर थी और स्ट्रीट पे एक लड़का इसी तरह बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा था और गिर गया था। और जो लोगों को आई थिंक हम सिर्फ इस मिथ को फॉलो नहीं करते, हमें लगता है कि हम ही ऐसी मिथ्स को फॉलो करते हैं, लोग अंग्रेज भी इन चीज़ों को मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसने किसी ने जल्दी से शूज निकाला, किसी ने सॉक्स निकाली, उसके मुंह पे रखी और थोड़े विदिन जितनी बदबूदार होगी उतनी होगी। डॉक्टर प्रेम आप तो बहुत देखते हैं डॉक्टर प्रेम, आप देखें कि हम ये बात करते हुए जरूर थोड़े से लगता है कि हम बैकवर्ड बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जूता रखने से एकदम बच्चा ठीक हो गया? देखो अभी की चीज़ जो है ना ये कि यहाँ पे क्योंकि आपके प्रोग्राम के तसलसल से ये चीज़ बता दूँ, देखो समटाइम सीजर का एपिसोड या फिट का एपिसोड हो सकता है कि फ्यू सेकंड्स का हो सकता है फ्यू मिनट्स का हो, इवन घंटे तक भी चला जाता है, ठीक है। अब ये कि जूता सुंघाने वाली जो कि अगर ये कि या सॉक्स जो कि जो सुंघाने वाली बात हो सकता है कि फिट का एपिसोड हो ही 5-10 सेकंड का, आपने जैसे दिया फिट्स खुद से ये कि अबॉर्ट हो गए, उसका ये कि कोई उसने कुछ नहीं किया है, ठीक है जी। अब ये कि ये हमें शायद ये समझ में आता है कि जैसे हमने ये चीज़ की उससे ये कि बच्चा जो कि ठीक हो गया या बड़ा ठीक हो गया, ये सिर्फ मिथ है। खुद ब खुद जो कि देखो आपके फिट्स जो कि इससे एबनॉर्मल करंट जो कि ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। अगर एक चीज़ तो हमें ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि भाई ये वाला आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना, जो एक्टिविटी आपके हाथ में नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है, इनवॉलंटरी को आप किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, ठीक है। या तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाए या आप दवाई देंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि मिथ्स बहुत सारी हैं, हमें इस पे और बात करनी है ताकि लोगों के जरा क्लैरिटी हो जाती है कि ये हम क्यों करते हैं या हमें नहीं करनी चाहिए, और जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो हमें डिस्कस करनी है कि हम किस तरह उनको क्लियर करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं मिर्गी, जो कि एपिलेप्सी जिसे कहा जाता है, जो कि फरवरी में उसका डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं। मिथ्स हमने कहा कि जी ये जो 2-4 मिथ्स हैं इसको ना फॉलो किया जाए, ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए। देखिए पहले तो ये कि ये चीज़ समझ लें ये काबिले इलाज बीमारी है, ठीक है जी। अभी इसका ट्रीटमेंट बच्चों में ये कि 2 साल तक अगर ये कि कोई फिट्स नहीं होते तो फिर आस्ता आस्ता करके दवाई बंद हो सकती है, ठीक है। 30 to 33% में ये कि वो वापस ये कि एपिलेप्सी आ सकती है, मगर ये कि उसका इलाज जो कि वो काबिल इलाज है, जैसे ये कि दवाइयों से होता है, ठीक है। अगर ये कि बिलफर्ज एक दवाई काम नहीं करती तो दो के बाद ये कि फिर ये नहीं काम करती तो फिर आप ये कि अदर ऑप्शंस जो कि जिसमें कि कीटोजेनिक डाइट आ जाती है, कैनाबिडियोल आ जाता है, फिर ये कि एपिलेप्सी सर्जरी आ जाती है, फिर ये कि एक डिवाइस जो कि एक नेक पे लगता है जो कि एक एपिलेप्सी जो सीजर्स हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, फर्स्ट एड डॉक्टर साहब। जी देखिए, अब हमने कहा कि किसी को दौरा हो रहा है तो जूता नहीं सूंघाएं, ठीक है, राइट, मौजा ना सूंघाएं, मौजा नहीं सूंघाएं, तो फिर क्या करें? हाँ जी, दौरा पड़ रहा है, कुछ तो करना है। और जो हमारी आवाम को यही पता है, जैसे हम पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता है कि जूता सूंघाना है। जी बिल्कुल। तो ये तो एक मिथ है जो सदियों से चली आ रही है कि बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि इतनी पंजेंट और इतनी बदबूदार कोई चीज़ ऐसी दें कि जिससे वो फड़क के उठ जाए। बट एपिलेप्सी बीमारी जो है वो इससे कभी खुद से ट्रीट नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? अगर आप देखें कि किसी को दौरा हो रहा है तो उसको पहले तो आसपास की जगह देख लें कि उसको चोट नहीं लगे, ठीक है। और हाथ पैर यूं मार रहा है तो कोई सख्त चीज़ नहीं हो, पत्थर वत्थर हैं तो हटा दें, गला टाई पहनी हुई है तो उसको फौरन लूज कर दें, बटन्स को रिलैक्स कर दें, खातून है तो उनके ऊपर हल्की सी चादर डाल के करवट दिला दें और ऐसे कर लें। ट्राई टू गेट देम, अगर उनको वार्निंग हो रही है, खाली कंफ्यूज हो रहे हैं, ट्राई टू गेट देम कि उनको लेके और किसी ऐसी जगह पे कर दें कि ताकि वो गिरे नहीं, उन्हें चोट नहीं आए, ठीक है। और देखें अगर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ये हो रहा है और वो वापस होश में नहीं आ रहे या वो काम डाउन नहीं हुए हैं तो फ़ौरन एम्बुलेंस में करके और आप अस्पताल भेज। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना हार्ट के लिए तकलीफ हो रही है तो एक दवाई आती है फौरन खा ले ऐसे। अच्छा, मेरे सारे पेशेंट्स के पास उनको एक छोटी सी मैं डायरी देती हूँ एपिलेप्सी फाउंडेशन की, उसमें वो उनकी सीजर डायरी होती है, उसमें फ्रंट पे लिखा होता है कि मुझे मिर्गी है उर्दू में, पीछे साइड पे इंग्लिश में एपिलेप्सी है। मेरे डायरी के साथ ही एक ड्रॉप्स हैं वो रखे हुए हैं, अगर मुझे दौरा हो रहा है या कुछ तो आप मेरे साथ कुछ नहीं करें, ना उंगली डालें ना कुछ, बस मेरे मुंह में
वो ड्रॉप्स drops डाल दें, या एक वो सिरिंज होती है कि नाक में स्प्रे कर दें। ठीक है, तो वो उनको और इतना स्प्रे करें, ये उनके पास वो इंस्ट्रक्शंस और वो उनकी जेब में होती दैट्स है। सो अमेजिंग कि वो तो लिखा हुआ पता होता है जी, कि ये हो अब रहा हम है। उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं लड़कियों के लिए, उनके लिए प्यारी सी ब्रेसलेट्स पर्पल कलर की, बिकॉज Sweet. पर्पल एपिलेप्सी का कलर है। जी। तो वो उस पे लिखा हुआ कि ये ना ठीक है। कि एक सिंबल बनाएंगे और फिर जी। उसको इतना वायरल करेंगे कि वो सिंबल देख के इंसान पहचान जाए, कि ताकि ये नहीं हो कि she's a एपिलेप्सी patient, लिखी ठीक है, कि epilepsy। ये है, और उसका फिर सारी डायरेक्शंस और वो कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, और इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। फेब्रुअरी इज़ द मंथ फॉर एपिलेप्सी, एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहा जाता है। डॉक्टर प्रेमचंद ने, डॉक्टर फौजिया ने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जो भी यहाँ बातें हुई हैं, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आई हो कि घर में इसको ट्रीट करना, ये ड्रॉप्स जो हैं ये रख लें, या आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे फिट्स पड़ रहे हैं कब आपने डॉक्टर से रुजू करना है। इमीडिएटली कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से, सो यू कैन नॉट बी इन सम इग्नोरेंट पोजिशन कि आपको पता ही ना हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट।